प्रधानमंत्री मोदी भाजपा कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के जरिए संवाद कर रहे हैं। आइए सीधा आपको लिए चलते हैं। समाज सेवा का संकल्प होता है। समाज को अगर हम परमात्मा का रूप मानते हैं तो फिर जाती है। और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने देश के सामने आई ये सबसे बड़ी महामारी में साबित कर दिया कि हम लोगों को अपना यानी पूरा समाज, सब लोग हमारे लिए एक परिवार है। और हम लोग इस बात से ही संस्कारित हैं कि सत्ता भी हमारे लिए वो सेवा का ही माध्यम है। ये आप भी जानते हैं कि भाजपा ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश देती है कि पहले देश फिर दल। एक तरह से कहें तो पन्ना प्रमुख कर्तव्य यह है कि वह दल से ऊपर उठकर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य करे। मैं तो चाहूंगा कि पन्ना प्रमुख को उसके पन्ने पर जितने परिवार हैं उस परिवार का घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। परिवार के सब व्यक्तियों को नाम से जानने वाला होना चाहिए। परिवार में अच्छे बुरे प्रसंगों का उसको पता होना चाहिए। हर समय उस पन्ने पर जितने उसके साथी नाम हैं वो उसका विशाल परिवार है। जब तक पन्ना प्रमुख मतदाता सूची के उस पन्ने पर जितने नाम हैं उन सबको अपना परिवार मान लेगा, उनके सुख दुख जान लेगा, उनकी आवश्यकताएं जान लेगा, तो आप देखिए जीवन का इतना बड़ा आनंद होगा, इतना आनंद होगा जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। चलिए पहले जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको और पादरा के सभी पुराने साथियों को हमारा नमस्कार कहना भैया। जी सर आपका भी। आइए, और कौन है हमारे साथ, कौन बात करेगा? नमस्कार सर जी, मैं हेलो। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते सर, हेमलता भोई बात कर रही हूं। तो पन्ना प्रमुखों से प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। उनकी समस्याएं भी सुनी और आगे किस तरीके से काम किया जाएगा इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं दिल्ली से खबर, जहां डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यूपी में जिंदा को लेकर की कोशिश में लगे हुए हैं। भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट पर दिनेश शर्मा ने कहा, सीईसी जल्द ही जारी करेगी प्रत्याशियों की लिस्ट। मथुरा हमारे दिल में है और उसका विकास होगा, दिनेश शर्मा ने ये कहा। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यूपी में जिन्ना को लाने की कोशिश में है, ये बात डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कही। भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट पर उन्होंने इस बात को कहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी। सर, अगर बात करें तो लगातार अब जिन्ना का जिक्र उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हो रहा है। अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी कर रही है। सीधे कह दूं कि जो देश के प्रति जिन लोगों के हमारे देश को विघटन करने के लिए जो जिम्मेदार लोग रहे हैं, अब उनका कोई स्थान इस भारत में, उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता। ऐसे लोगों का नाम लेने वाले भी मैं समझता हूं उनको जनता अपने मताधिकार के माध्यम से दंडित करेगी। सर, बीजेपी की सीसी चल रही है, कब तक अन्य दौर की जो लिस्ट है वो कब तक आ जाए? नहीं, अब ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, ये हम लोग थोड़ी तय करेंगे। कैराना में गृह मंत्री अमित शाह गए थे। अगर बात करें तो मथुरा में जा रहे हैं 27 तारीख को, और जो विपक्षी है वो लगातार कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण और हिंदू मुस्लिम करने की साजिश हो रही है। हाँ, हम अपने उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, कोई किसी दूसरे देश में थोड़ी जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में हमारे नेता जाएंगे, हम लोग जाएंगे। अभी तो मथुरा भी गए हैं, काशी भी जाएंगे, अयोध्या भी जाएंगे, चित्रकूट भी जाएंगे, नैमिषारण्य भी जाएंगे, सभी जगह जाएंगे, विंध्याचल भी जाएंगे। कोई रोक है क्या? सब जगह जाएंगे। हमारा तो सबका साथ सबका विकास है ना। सभी जाति में जाएंगे, सभी धर्म में जाएंगे, सभी वर्ग के बीच में जाएंगे। घोषणा पत्र भी आने वाला है यूपी का, तो क्या मथुरा का जिक्र रहेगा उसमें? क्योंकि मथुरा की काफी चर्चा दिल में है, हमारे दिल में है, जिक्र में थोड़ी है। सभी हमारे दिल में है और सभी का विकास पूरे 75 जिले का हो, ये हमारी मान्यता है। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, जिनका कहना है कि मथुरा दिल में है और इसका जिक्र होगा। कृष्ण कपिल सोलंकी के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़ेंगे। 28 जनवरी को वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। एबीपी गंगा से खास बातचीत में हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने रामनगर से बहुत कुछ सीखा है और इस बार वहां की जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। साथ ही हरीश रावत ने दावा किया कि 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। साथ ही हरीश रावत ने रणजीत रावत के रामनगर से निर्दलीय चुनाव लड़ने की खबर पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। एबीपी गंगा संवाददाता विनोद कुमार ने हरीश रावत से खास बातचीत की, सुनवाते हैं आपको।
मेरे साथ हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। हरीश रावत जी परसों यानी 28 जनवरी को अपना नामांकन रामनगर से करने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो आपको एबीपी की गंगा की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एबीपी गंगा का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि गंगा का नाम लेकर के मैं रामनगर के अपने भाई बहनों से, सबसे बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने जा रहा हूं। सर, अब चुनावी तैयारी ही, आप भी रामनगर से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। किस तरीके से आप कांग्रेस पार्टी की तैयारियों को देखते हैं? कांग्रेस पार्टी की तैयारियां बहुत मुकम्मल हैं। जनता इस समय कांग्रेस की तरफ से तैयारी कर रही है। जनता ने परिवर्तन का मानस बनाया है, बदलाव का मन बनाया है और उसका लाभ निश्चित तौर पर हमको मिल रहा है। रामनगर की जनता से आप किस तरीके से कहेंगे, क्योंकि लंबे समय से आप भी वहाँ पर पूर्व से ही काम करते रहे हैं और रावत आज जिस स्थिति में भी है, यहाँ तक पहुँचाने में रामनगर के ही गुरु मंत्र का काम उसने काम किया है। मैंने वहीं से अपनी राजनीति का अवा सब कुछ सीखा और केंद्र सरकार, राज्य सरकार सबकी सेवा करने के बाद अब रामनगर की जनता जनार्दन के मैं अपने सेवा के पुष्प अर्पित करना चाहता हूँ। मुझे वो अवसर देंगे ताकि ये देख सकें जिसको हमने सिखाया था उसका हुनर रामनगर के विकास के लिए कितना काम कर सकता है। छोटे भाई को कैसे मनाएंगे सर? रंजीत रावत तो थोड़े से नाराज हैं। छोटे भाई बड़े भाई से दूर थोड़ी जा सकते हैं। बड़े भाई का प्यार उनको स्वयं मना लेगा। आज बैठक करने वाले हैं ताकि कुछ रणनीति हो, सल्ट से चुनाव लड़ेंगे या फिर मैं इन सब बातों पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये मेरे संज्ञान में नहीं है। मेरे संज्ञान में केवल इतना है कि मेरा उनके साथ कितना प्यार रहा है और ये सब सारा उत्तराखंड जानता है और बल्कि देश भी जानता है। तो वो प्यार, उस प्यार में यदि कुछ भी शक्ति है तो उनको मना लेगा और पार्टी ने उनके लिए संभावनाएं छोड़ी। सर, कुछ सीटें भी रोकी हुई हैं, अभी 6 सीटें अभी पेंडिंग हैं। मैंने कहा पार्टी ने उनके लिए संभावना भी रोकी। 2022 की तस्वीर कैसे आप देख रहे हैं? आगामी कांग्रेस की किस तरीके से तैयारी है और भाजपा को आप किस तरह से चुनौती मान रहे हैं? देखिए, इस समय भाजपा उत्तराखंड की जनता से लड़ रही है क्योंकि उत्तराखंड की जनता उनसे सवाल कर रही है कि तुमने हमारे अरमानों को, हमारी सोच को, जिसके लिए हमने डबल इंजन की सरकार के रूप में तुमको स्थापित किया और तुमने हमको घोर निराशा दी। तुमने हमारे विकास को छितरा दिया, तुमने हमारे अरमानों को तोड़ दिया। इस समय बेरोजगारी चीख चीख करके कह रही है कि हमको कोई ऐसा चाहिए जो बेरोजगारी का समाधान करे। आज महंगाई ये कह रही है कोई ऐसा चाहिए जो हमको थोड़ा सा राहत देने का काम करे। निरंतर गरीब होते, साधनहीन होते हुए लोग ये कह रहे हैं कि कोई तो हमको ऐसा चाहिए। ये संख्या 5 लाख से ऊपर है जिनको चाहिए, जिनके लिए हमने कहा है कि उनको मिलेगा हर साल 40,000। वो कह रहे हैं कोई तो ऐसा चाहिए जिससे हम कुछ बुनियादी ज़िंदगी की चीज़ें तो खरीद सकें, अपने जीवन को कुछ तो ऐसा बना सकें, ढर्रे पर लाने का काम कर सकें। ये और आज हमारी स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारा ढांचा चरमरा गया है, ख़त्म हो गया है। वो कह रहा है कोई ऐसा शिल्पी तो चाहिए जो उस ढांचे को खड़ा करने का काम करे। तो ये जो 4 धाम 4 काम के पुष्प हमने अपने देवस्थानों को और वहाँ उत्तराखंड के लोगों को अर्पित किए हैं, इसके साथ हजारों हजार कामों का संकल्प। बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। और जिस तरह से महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस इस बार चुनाव मैदान में उतर रही है। हालांकि कांग्रेस दावा कर रही है कि 2022 में कांग्रेस की ही सरकार उत्तराखंड में बनने जा रही है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सोहन परमार के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। वाराणसी की शिवपुर की सीट पर सियासी पारा हाई नजर आ रहा है। शिवपुर सीट पर राजभर वर्सेस राजभर होने वाला है। मंत्री अनिल राजभर को ओपी राजभर की चुनौती। शिवपुर से चुनाव लड़ने का राजभर ने इशारा किया है। मंत्री अनिल राजभर के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे ओम प्रकाश राजभर। अब देखना यह होगा कि जनता का प्यार इस सीट से किसको मिलता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस सीट पर सियासी पारा हाई है। हॉट सीट ये बन जाएगी वाराणसी की शिवपुर की सीट, क्योंकि राजभर वर्सेस राजभर इस सीट पर रहने वाला है। मंत्री अनिल राजभर को ओपी राजभर की ओर से चुनौती दी जा रही है। हमारे साथ इस वक्त सोहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मौजूद हैं। राजभर जी, वाराणसी के शिवपुर सीट से चुनाव लड़ने की बधाई दे दूं। वहाँ के बनारस जिले की जो हमारे नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समर्थक हैं,
उन लोगों की तरफ से डिमांड है कि आप शिवपुर विधानसभा चुनाव लड़िए। तो हमने कहा ठीक है, हम आते हैं तो बैठ करके उसकी रणनीति बना लिया जाएगा। मतलब मान लिया तय हो गया, ये कह दें कार्यकर्ताओं का सम्मान रखा जाएगा। भाई पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान कार्यकर्ताओं के बल पे ही चुनाव लड़ा जाता है ना। कार्यकर्ता पार्टी का रीढ़ का हड्डी होता है, तो कार्यकर्ताओं का सम्मान ही पार्टी का सम्मान है। जहूराबाद सीट से आप विधायक हैं, वहाँ अरविंद जा रहे हैं फिर मतलब? अब जहूराबाद के लोग तय करेंगे कि अरविंद को लड़ाया जाए कि वहाँ के कार्यकर्ता को लड़ाया जाए, तो अब वहाँ कार्यकर्ता जो निर्णय लेंगे वो होगा। आप अगर शिवपुर जा रहे हैं तो लाजमी बात है ना कि अरविंद जहूराबाद जाएं। जाना कबूल कर लीजिए ना भाई। अब वहाँ के लोगों की राय होगी तो वहाँ लड़ेंगे। है नहीं, अभी राय है नहीं वहाँ के लोगों की बात वहाँ के लोगों की राय नहीं है। हमारी राय, वहाँ के लोगों की राय जब एक होगी तभी ना। तब तक होगी, जल्दी हो जाएगा। 159 सीटों का लिस्ट निकल गई समाजवादी पार्टी की। आपकी सूची कब आ रही है? कितनी टिकटें मिल रही हैं आपको, ये खुलासा तो करिए। देखिए 3 चरण का घोषणा हुआ है, तो उस 3 चरण में तो हम चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। चौथे चरण में हम एंट्री है हमारी। संडीला और मिश्रिक 2 सीट यहाँ हम लड़ेंगे चौथे में। फिर 5वें चरण का जब आ जाएगा, नॉमिनेशन का 2 दिन 3 दिन रह जाएगा, तो फिर हम 5वें चरण का बता देंगे, फिर 6वें का बता देंगे, 7वें में पूरा बता देंगे कितना लड़ेंगे। पता आपको सब है तो बता भी दीजिए ना, संख्या तो बता दीजिए केवल। अरे अभी कैसे संख्या बता दें, चरणबद्ध हो रहा है बंटवारा ना। 7वें चरण में कुल कितने प्रत्याशी होंगे? दहाई में आंकड़ा है? हमारे कम से कम पार्टी को मान्यता प्राप्त दल कराने के लिए मुझे 14 MLA जीतना है। 14 सीटें मिल रही हैं। अब 14 में 14 गारंटी है कि 14 जीत जाएंगे। मान लें 20-22 है। अब 17 तारीख को मान लीजिएगा कि कितना होगा। 17 तारीख मतलब 17 सीट। ये आपके 7वें चरण में। क्या लगता है जिस तरह से टिकट बंटवारा हुआ है, कल सूची जारी हुई है, सर्वाधिक मतदाता जो प्रत्याशी हैं उसमें वो मुस्लिम हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसको लेकर के मुद्दा बना रही कि ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया जो दंगाई हैं, जो तमंचावादी। देखिए, देश में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने गृहबान में झांक के देखे, महात्मा गांधी को गोली मारने वाला कोई मुसलमान नहीं था, है ना। इंदिरा जी को गोली मारने वाला कोई मुसलमान नहीं, राजीव को गोली मारने वाला कोई मुसलमान नहीं। ये क्या भाजपा के लोग बोलेंगे? दंगाई कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि देश में प्रधानमंत्री को गोली मारने वाला कोई मुसलमान नहीं, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारने वाला कोई मुसलमान नहीं। ये भाजपा के लोग मूल बिंदु, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, जो देश में प्रदेश में अशिक्षा है, इससे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू मुसलमान की बात करती है, मंदिर मस्जिद की बात करती है। एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा देश में प्रदेश में कैसे लागू हो, एक भी नेता की जबान नहीं खुलती है भाजपा की। प्रदेश में गरीबों का इलाज कैसे हो फ्री में, इस पे जबान नहीं खुलती है। जातिवार जनगणना उत्तर प्रदेश में हम कैसे करावें, इस पे जबान भाजपा की नहीं खुल रही है। प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कैसे हो, इस पे उनकी जबान नहीं खुलती है। प्रदेश में गन्ना किसानों का भुगतान जब वोट लेना हुआ तो कहे 14 दिन में कर देंगे, और 7 साल हो, 8 साल पूरा होने जा रहा है दिल्ली, 5 साल पूरा होने जा रहा है यूपी, गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ। अखिलेश यादव हिम्मत कर रहे हैं बोलने की, वो कह रहे हैं पाकिस्तान उतना बड़ा दुश्मन नहीं जितना चीन है। पाकिस्तान के पक्ष में ये बयान माना जाए क्या? नहीं भाई, आप लोग सुनते नहीं हैं, आप लोग सुन नहीं रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। देख रहे हैं दिल्ली से लेकर यहाँ तक हलचल मच गई ना। वो कह रहे हैं कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी घबरा उठी है। वो कह रहे हैं कि हम जातिवार जनगणना 6 महीने में कराएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब चुनाव आता है तो वो धर्म का चश्मा पहनती है। भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मंदिर। ये करता कौन है? अखिलेश यादव ही तो जिन्ना के पक्ष में बयान देते हैं, अखिलेश यादव ही पाकिस्तान को लेकर इस तरह के बोल बोलते हैं, और आप भाजपा पे लगा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी करती है, ये हम नहीं करते।
तो हमारे संवाददाता ने ओपी राजभर से खास बातचीत की, वो खास बातचीत भी आपने सुनी। शिवपुर की सीट पर सियासी पारा इस बार हाई है क्योंकि लड़ाई राजभर वर्सेस राजभर है। मंत्री अनिल राजभर खुद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कहिएगा शिवपुर की सीट को लेकर? इस बार तो कड़ा मुकाबला यहाँ पर हो रहा है। नहीं, बहुत धन्यवाद, आपने हमको जोड़ा। लेकिन मुझे एक बात का शक है कि ओपी राजभर जो कह रहे हैं उस पर वो रुके रहें। अभी मुझे बहुत शक है। अक्सर इनको देखा गया है, सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहने लगते हैं, आज शाम को कुछ करने लगते हैं। अब ये जो कह रहे हैं उस पर रुके रहें, ये बड़ी बात है। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो रुकें। कौन सी बात पर रुके? कौन सी बात पर टिके रहे हैं ओपी राजभर? हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा हम शिवपुर से लड़ना चाहते हैं, लड़ने जा रहे हैं, ये तैयारी वो तैयारी। लेकिन ये जो बात कह रहे हैं शिवपुर लड़ने वाली, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, शिवपुर लड़ने वाली जो ये बात कह रहे हैं उस पर ये टिके रहें, रुके रहें, इस बात पर मुझे शक है। पता नहीं रुकेंगे कि टिकेंगे। चलिए अनिल जी, टिक गए वो इस बात पर, फिर उसके बाद क्या? एक तरफा चुनाव हारेंगे। ये बाबा विश्वनाथ की धरती है और बाबा विश्वनाथ के कांवड़ यात्रा को अपमानित करने वाले, गाली देने वाले का इंतजार बनारस कर रही है। ये शिवपुर विधानसभा की माटी है। राजभर समाज के कुलगौरव राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर के सम्मान के साथ समझौता करने वाले का इंतजार भी शिवपुर विधानसभा कर रही है। आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जो ये कह रहे हैं इस पे टिके रहेंगे, इस पर मुझे भारी शक है। मैं फिर से उसी बात को दोहराऊंगी कि चलिए अगर अपनी बात पर नहीं टिके तो बात ही यहाँ पर खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर इस सीट से चुनाव लड़ दिए तो राजभर वोट बैंक वहां पर काफी ज्यादा है। आप भी राजभर हैं, ओपी राजभर भी राजभर हैं, तो ऐसे में जनता किसको चुनने जा रही है? एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, एक तरफा। मेरी बात आज की याद रखिएगा। और चुनाव के बाद हम लोग फिर बात करेंगे। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत यहाँ पर होगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल राजभर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो सपा चुनाव हारेगी, ये कहना है अनिल राजभर का। मंत्री है ओपी राजभर, शिवपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, जिस पर तमाम बातें उन्होंने रखी।